हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। पहले तो आई एम सो वेरी वेरी सॉरी कि आपके लेक्चर्स काफी दिन के बाद आ रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े प्रॉब्लम से बाहर थे। कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से हम घर से बाहर थे। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ और फिर से यूट्यूब पर आने की तैयार हूँ। चलिए हम अपनी आगे की जर्नी कैरी ऑन करते हैं। अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे, और उस विलियन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने विलियन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन, राउल्ट लॉ, ये सब मैंने फॉलो कर लिया था। इसके बाद मैं जो बात कर रहा था कि आपका क्या क्या चीजें मुझे बतानी है, तो हमने जो बात की थी वो अणु संख्या गुणधर्म के बारे में बात बता रहा था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होता था। हमने बताया था ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या के ऊपर आधारित होते हैं, ठीक है ना। अब जो विलेय के अणुओं की संख्या के ऊपर आधारित होते हैं, हमने कौन कौन से उसमें बताए थे। मैंने उसमें बताया था क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और उसके बाद हमने परासरण के बारे में बात की थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि परासरण में यहां से जो अगला टॉपिक बचा था मेरा वो परासरण बता था। तो ये होता है कि परासरण होता क्या है। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होता है, आइए समझते हैं बहुत अच्छे से। परासरण समझने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें समझते हैं ताकि आपको सब चीज समझ में आए। अब बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं। पहली चीज क्वेश्चन होता है कि विसरण क्या होता है। देखो भाई, विसरण का सिंपल मतलब, विसरण को हम लोग इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। अब विसरण क्या होता है। विसरण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, ठीक है ना, विसरण कहलाता है। ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना विसरण कहलाता है। अब विसरण मतलब क्या। इसका मतलब जैसे आप सिंपली सिंपली एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक कांच की गिलास में आपको पानी लेना है और उस पानी में आपको क्या करना है, थोड़ा सा कलर लेना है घुला हुआ, ठीक है ना। उसको इंजेक्शन से ले लीजिएगा। अब उस इंजेक्शन के अंदर, जब पानी के अंदर इंजेक्शन की नील को डुबोइए और उसमें आपको क्या करना है, कलर को डाल देना। देखेंगे कलर धीमे धीमे कुछ देर के बाद पूरे लिक्विड के अंदर फैल जाएगा, रेड कलर का, ठीक है ना। तो वो हमारा हुआ विसरण, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज बिल्कुल अच्छे से फैल जाना हर जगह पर, वो हमारा क्या होता है, विसरण। अब जैसे आप लोग हैं इस उम्र में, अभी क्या होता है, इस उम्र में आप लोग जाते हैं कहीं मार्केट में, कोई शादी में, कोई फंक्शन में, तब आप लोग क्या करते हैं कि आप परफ्यूम का यूज करते हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी हो तो बहुत कुछ ही लोग परफ्यूम का यूज करते हैं, लेकिन जब कुछ लोग परफ्यूम का यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपके बॉडी में ज्यादा परफ्यूम डाल लेते हैं और उसकी वजह से जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरे मंडप, जहां का शादी का मंडप होता है, पूरे मंडप में फैलते हैं। इसका मतलब वो एक विसरण का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। विसरण का मतलब होता है कि बहुत एक ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना। सबसे ज्यादा विसरण गैसों में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और उससे कम हाँ ठोस में होता है, ठीक है ना। तो ये विसरण हुआ, क्लियर। अब विसरण की जो हिंदी है क्या होता है मैंने लिख दिया है, फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, विसरण के लिखा है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना है। चीजें कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, क्योंकि इसके बगैर हम परासरण कर नहीं पाएंगे। फिर क्या है, विसरण में लिख दिया कि अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना। क्वेश्चन ये होता है कि जो विसरण होता है, सबसे ज्यादा जो विसरण होगा भैया वो गैस का होगा, फिर आपका लिक्विड का होगा, और फिर इसके बाद सॉलिड का होगा, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा परासरण। क्वेश्चन है कि परासरण क्या होता है। तो जब हम परासरण पढ़ते हैं तो पहले परासरण पढ़ने से पहले कुछ मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती, झिल्लियां होती हैं। क्वेश्चन है कि झिल्लियां किसे कहते हैं। झिल्लियां किसी प्रोटीन की या किसी पदार्थ की एक पतली सी लेयर होती है, वो झिल्ली कहलाती है, ठीक है ना। अब झिल्लियां आपको मैं सारा लिख के दे रहा हूं, साफ साफ लिख दिया है। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली झिल्ली, बहुत पतली परत, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत आपकी झिल्ली कहलाती है, ठीक है ना। ये झिल्लियां हुई। आपके सिलेबस के अंदर टोटल 3 झिल्लियां हमें पढ़नी है। पहली होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। पहली झिल्ली कौन सी होगी, परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी कौन सी होगी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरी कौन सी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। अब परमिएबल का मतलब होता है कि परमिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ परमिएबल को हिंदी में बोलते हैं पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। मतलब ऐसी झिल्ली जिससे सारे के सारे कण बाहर निकल जाएं, क्रॉस करके निकल जाएं। मान लो कि कोई भी ऐसी झिल्ली आपके सामने, उसमें कुछ भी डालो सब कुछ क्रॉस करके निकल जाए, ठीक है ना। वो हो गई आपकी पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। अपारगम्य झिल्ली क्या होती है, जिससे कोई भी कण क्रॉस करके बाहर ना निकल पाए, वो अपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, वही इंपॉर्टेंट है। अर्धपारगम्य झिल्ली लिखवा दिया जिसमें कोई भी कण देखो मैंने बताया कि परमिएबल मतलब पारगम्य झिल्ली को
सभी कण क्रॉस कर सकते हैं, अपारगम्य में कोई भी कण क्रॉस नहीं कर सकता है। सेमी परमेबल, यही तो इंपॉर्टेंट है, सेमी परमेबल में क्या होता है, विलायक के कण क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन विलेय के कण क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? विलायक के कण क्रॉस कर सकते हैं, विलेय के कण क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ऐसी झिल्ली को अपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। इसके दो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाई गई है ह्यूमन मेड के द्वारा, ठीक है ना। कॉपर फेरोसाइनाइड, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कॉपर फेरोसाइनाइड, आप हिंदी में लिख लीजिएगा कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम डाइफॉस्फाइड, डाई कैल्शियम डाइफॉस्फाइड, ठीक है ना। और कॉपर फेरोसाइनाइड ये कृत्रिम रूप से होती हैं। इसके बाद आपकी जो एग व्हाइट होती है, एग व्हाइट ये भी एक अर्धपारगम झिल्ली का एग्जांपल है। गोट का ब्लैडर या हम लोग का भी ब्लैडर कह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक अर्धपारगम झिल्ली का एग्जांपल रहता है, ठीक है ना। कई चीजें हमारी बायोलॉजिकल, जैसे सेल वॉल्स या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमेबल नेचर की होती है। सेल मेम्ब्रेन का मतलब आप बायो में पढ़ा होगा, और जब बायो पढ़ा होगा तो फिर उसमें देखा होगा कि एक सेल होती है, सेल के अंदर चारों, प्लांट की सेल, ठीक है ना, उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है। वो सेल वॉल के भी पास में जब देखेंगे तो एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसको निकोलसन ने सिग्नल ने यूज किया था। तो वो सब अलग बायो की बातें, हम यहाँ केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ज्यादा आपको नहीं याद करना है, आपको सिर्फ याद करनी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या उसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण निकल सकते हैं लेकिन विलेय के कण बाहर निकल नहीं सकते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। कॉपर फेरोसाइनाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा, एग व्हाइट भी इसका एग्जांपल रहेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया एक छोटा सा, अगर आप चाहो तो मैं आपको फिगर बना के समझा सकता हूँ इस चीज को। कैसे समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको, जैसे मान लो इसको बंद कर, चलिए तो फिर हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे। क्या रहता है ना कि आज हम जो वीडियो है आपका वो दिन में शूट कर रहे हैं, और दिन में शूट कर रहे हैं तो क्या रहता है कि हमारी गली में कुछ लोग आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर चिल्लाते हैं, तो वो माइक में रिकॉर्ड ना हो इसलिए हम यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होता है कि हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे मान लिया आपका ये बीकर है और इस बीकर में हमने एक झिल्ली लगा दी है, देखो दिख रहा है। अब क्या किया, झिल्ली लगाने के बाद हमने क्या किया, इस वाले में, इस वाले पार्ट में हमने विलायक भर दिया, ये विलायक है, ठीक है ना, ये विलायक हो गया, कुछ विलेय भी है, क्लियर। और यहाँ टोटल विलेय ही है, मान लेते हैं ये विलेय के मॉलिक्यूल है। तो बस ये क्या करेगा, मैं बताने जा रहा था कि जो विलायक के मॉलिक्यूल है इनको ये क्रॉस करने देगी। ये जो झिल्ली आपकी है, मेम्ब्रेन है, झिल्ली नहीं यार, ये YDSC में आता है फिजिक्स में, ये झिल्ली, ये कौन सी झिल्ली होगी, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये इस वाले कणों को तो क्रॉस करने देगी, इन कणों को क्रॉस करने दे रही है, लेकिन जो ये विलेय के कण है इनको क्रॉस नहीं करने दे रही, तो इसको क्रॉस नहीं करने दे रही। मतलब ऐसी झिल्ली जो विलेय के कणों को क्रॉस करने दे, गलत बोल दिया मैंने, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को क्रॉस करने दे, विलेय कणों को ना क्रॉस करने दे, ऐसी झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है ना। चलिए फिर आपको ये सब मैंने चीजें बता दी हैं, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं परासरण दाब के बारे में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, देखो मैं फिर से कह रहा हूं आपको, परासरण दाब आपको ज्यादा नहीं मुझे पढ़ाना है, क्योंकि फर्जी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। फर्जी पढ़ाने से फायदा नहीं होगा क्योंकि टाइम आपका नहीं इतना है, इतना डीप में ये है कि मैं आपको पूरी फील दिला दूंगा परासरण दाब होता क्या है। देखिए अब टॉपिक मेरा है परासरण दाब। अगर इसके इंग्लिश के बारे में बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, क्लियर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होता है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आई समझते हैं बोर्ड पर। हम क्या करते हैं बेटा, ये, ठीक है ना, ये फिर से बनाता हूं उसको, ये मैं आपको दो बीकर बना दे रहा हूं, ठीक है ना, ये आपके सामने दो बीकर। कई एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड पे दे रखे हैं लेकिन वो सब हम नहीं पढ़ा पाएंगे कि मतलब ये है कि मैं इतना टाइम नहीं है अपन लोग के पास, और सिलेबस का ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसका, ठीक है ना। तो ये आपके मैंने बीकर, उनको मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया, और जो ये कह सकते हैं कि इसको झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली कौन सी झिल्ली होगी, अर्ध
पारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, इसको बंद कर दिया यहां से। ये बंद करने का मतलब यहां पर एक मैंने पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा हुआ है, और इसको भी मैंने बंद कर दिया, और यहां पर भी मैंने पिस्टन इसको लगा दिया। ये हमारा पिस्टन है, ठीक है ना, पिस्टन। अब क्या किया मैंने, सुना ध्यान से। हमने बेटा ये किया कि इसमें मैंने कुछ विले और विलियन, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ भी विलियन भर दिया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है ना, और इसमें भी मैंने सॉल्यूशन भर दिया। बस आपको थोड़ा समझते जाना है, बस आपको मैं थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पराशरण क्या होता है, पराशर दाब क्या होता है, ये भी सॉल्यूशन है। अब सुनना ध्यान से, ये वाला बीकर ए है और ये वाला बीकर बी है। फिर से समझो, इस फिगर में मैंने पूरा तैयार कर लिया है। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक मैंने ये बीकर ले लिया, इसमें सॉल्यूशन भर दिया, इसमें सॉल्यूशन भर दिया। हम क्या करेंगे, ये पिस्टन का काम होता है कि इस पर दाब लगाने का। सुनना ध्यान से मेरी बात। अगर मान लो ये ए है, इस पर मैंने प्रेशर लगाया, इस पर, ठीक है ना, इस वाले को जब मैंने प्रेशर लगाया और इससे प्रेशर लगाया तो क्या होगा, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब जो विलायक के होंगे, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, अर्धपारगम झिल्ली लगे होने की वजह से इसमें से विलायक कण बाहर निकलेंगे, तो विलायक के कण इसमें जाने लगेंगे क्योंकि प्रेशर लगा है, दबाव पड़ रहा है। अब जब इसमें जाएंगे तो ये विलायक के कण इसमें, विलायक के कण इसमें आने लगेंगे। अब जब विलायक के कण आएंगे, आप प्रेशर बढ़ाते रहोगे, तब क्या होगा कि यहां पर ये मान लिया कि इस विलय के कण ने इसके इस विलायक के कण पर प्रेशर लगाया, इस विलायक के कण पर, दिख रहा है वहां से, इस विलायक के कण पर प्रेशर लगाया। अब क्या किया, जब इसके विलायक या विलय के कण पर प्रेशर कुछ भी मान लो इसने, फिर इसने क्या, इसने दूसरे कण पर प्रेशर लगाया क्योंकि वहां से प्रेशर पड़ रहा है। इसने क्या किया, ये इस कण ने इसके दीवार पर प्रेशर लगाया। समझ पाए मेरी बात, मतलब जब इस पर तुमने प्रेशर दिया तो यहां से विलायक कण बाहर इसमें से निकलने लगे और इसमें जाने लगे, तो एक कण दूसरे प्रेशर लाते जाता है, तो जब इसमें प्रेशर लगाएगा तो इतना ज्यादा इसमें आ जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके जो कण है वो इसके दीवार पर प्रेशर लगाएंगे, और जब इसके दीवार पर प्रेशर लगाएगा तो दीवार उल्टे कंडीशन में इस पर एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। जो दीवार इस कण पर प्रेशर लगा रही है इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा प्रेशर, वॉल प्रेशर। ये बायो में भी है और यहां पर भी है प्रेशर, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये फिर से क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा, ये क्या करेगा, फिर से इन कणों पर प्रेशर लगाएगा। मतलब ऐसा प्रेशर लगाते लगाते क्या होगा कि यहां पर भी प्रेशर होगा, यहां पर भी प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो फिर इसके कण यहां पर नहीं आ पाएंगे। मतलब यहां पर चल रही थी पराशरण। क्वेश्चन ये होता है कि अभी सुनो, मैं एक फिर से बोल दूं, यहां पर एक वर्ड छूट गया आपसे, पराशरण, जो मैंने लिखवा दिया था, आपने नोट भी कर लिया होगा। पराशरण का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पे बात सुन लो पहले। एक होता है विसरण। विसरण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी गैस का या किसी भी लिक्विड का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना विसरण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं किसी को इंप्रेस करने के लिए, तो वो जो परफ्यूम लगाते हैं वो आपके बॉडी में ज्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में कम होगी, तो वो परफ्यूम आपके बॉडी से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। लेकिन अब पराशरण क्या होता है, पराशरण ओनली लिक्विड में होता है। पहली चीज ये डिफरेंस आप बता सकते हैं, पराशरण ओनली लिक्विड में होता है। पराशरण मतलब होता है ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना। किसका, विलयन का, विलायक का, विलायक के अणुओं का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना, लेकिन किसके थ्रू से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। इसका मतलब हुआ किसी भी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना विलायक के कणों का, ठीक है ना, क्या कहलाता है, पराशरण। मैं लिख दूंगा बाद में भी, लास्ट में मिटा करके, मेरी बात समझो फिर से क्या बोल रहा। पराशरण का मतलब होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ज्यादा सांद्रता से, या ऐसे बोलते कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ। इसका मतलब सांद्रता वर्ड अगर आ जाएगा तो ज्यादा सांद्रता होगी, इसका मतलब वहां पर विलेय होंगे, ज्यादा विलायक कम होंगे, और कम सांद्रता होगी तो वहां पर विलेय कम होंगे, विलायक ज्यादा होंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सब कुछ नहीं याद करना, आप सीधा याद रखना, विलायक के कणों का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली से थ्रू के होकर जाए तो उसको कहते हैं पराशरण, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, जैसे मान लो यहां पर विलेय सोल्यूशन ए है। अब सोल्यूशन ए में मैं फिर से समझा रहा हूं, सोल्यूशन ए में यहां पर सोल्यूट विलेय भी होगा, मतलब यहां पर ज्यादा कौन है, यहां पर ज्यादा है आपका विलायक, ठीक है ना, और यहां पर ज्यादा कौन है, यहां पर ज्यादा है विलेय,
यहाँ पर ज्यादा है विलेय, इसका मतलब यहाँ पर अगर विलायक कैसा है, यहाँ पर विलायक आपका है कम और विलेय है ज्यादा, लेकिन यहाँ पर विलायक ज्यादा है और विलेय कम है, ठीक है ना। और हमने क्या किया, अभी कोई प्रेशर नहीं दिया, हमने इस फिगर में मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया। कंडीशन क्या होगी कि इसमें विलायक ज्यादा है, तो क्या होगा, ये अर्धपारगम झिल्ली है और अर्धपारगम झिल्ली विलेय के अणुओं को जाने नहीं देती है, लेकिन विलायक के अणुओं को जाने देती है, तो विलायक को जाने देगी। तो इधर विलायक ज्यादा है, तो विलायक इसके थ्रू से यहां जाएगा, मतलब विलायक ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। किसके द्वारा, एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, और इसी को बोलते हैं परासरण, ठीक है ना। अब एक समय ऐसा आएगा कि जाता रहेगा, लेकिन जब दोनों तरफ विलायक के अणु बराबर हो जाएंगे तब परासरण रुक जाएगा। जब दोनों तरफ विलायक के अणु बराबर हो जाएंगे तो परासरण रुक जाएगा। अगर परासरण रुक गया तब मैंने डाला दाब। अब जब यहां मैंने प्रेशर डाला तो अब विलायक के कण प्रेशर से फिर से जाना शुरू कर देंगे। तो जब फिर से जाएंगे तो क्या होगा कि आपस में एक दूसरे अणु टकराएंगे, टकरा करके इसके वॉल पर प्रेशर डालेंगे, वॉल का मतलब दीवार पर प्रेशर डालेंगे, दीवार से इस पर प्रेशर डालेंगे, और क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि और डाल रहे जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसमें से फिर से परासरण रुक जाएगा। मतलब एक ऐसा यहाँ पर दाब क्रिएट हो रहा है जो परासरण को रोक रहा है, उसी को बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है ना। शुद्ध हिंदी समझो, ये दिखा है यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ऐसा दाब जो परासरण को रोक दे, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं करना आपको। ऐसा दाब जो परासरण को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। क्लियर, सिंपल तरीका, ऐसा दाब जो परासरण को रोक दे परासरण दाब कहलाता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, इसके बाद हम आगे कुछ करने वाले हैं। चलिए, अब क्या होता है, हमने परासरण दाब तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अभी इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की। अब क्या होता है, परासरण दाब का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या है, जर्नल फॉर्मूला होता है पाई वी बराबर एन एस टी। ये फॉर्मूला पहले समझना है। पहली चीज ये होती है कि यहां पर जो पाई होती है उसको बोलते हैं परासरण दाब, ठीक। वी क्या होता है आपका, यहाँ पर V जो होता है वो आयतन होता है, और लीटर में मान लेते हैं इसको। N पहले से पढ़ के आ रहे हो, मोल की संख्या या मोलों की संख्या। S क्या होता है, विलयन स्थिरांक, इसकी वैल्यू 0.0821, ठीक है ना। लीटर मोल पर डिग्री पर इनवर्स कुछ भी होता है, ऐसा लिख ले, लीटर मोल पर केल्विन होता है, ठीक है ना। तो अब ये एस विलयन स्थिरांक होगा। टी क्या होगा, टी आपका ताप होता है, और जो किसमें होगा आपका केल्विन के अंदर। ये सिंपल एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए, अब एक बात मैं आपको नोट बना के लिख दूं, जब भी आप न्यूमेरिकल करने में असमर्थ होंगे, बेटा ये जो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को आपको केल्विन में रखना है। किसमें रखना है, केल्विन में रखना है, केल्विन में रखना है, ठीक है ना। अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड दे रखे, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड मैं लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए। केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, जैसे आपसे कहा जाए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 273 प्लस 5 डिग्री कितना हो जाएगा, 73, और 5 कितना हुआ आपका, हाँ 78, तो 278 केल्विन, ठीक है ना। आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 आप ऐड करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते इस फॉर्मूले में, अभी तो सिंपल फॉर्मूला है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पाई बराबर n अपॉन बी, और यहां क्या लिख सकता हूं, n/t, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, हाँ n क्या है, मोलों की संख्या, मतलब विलय की मोलों की संख्या, और v क्या है, आयतन किसमें, लीटर में। तो अब क्या हुआ, हमने आपको मोलरता की एक परिभाषा पढ़ाई थी, याद रखिए, हमने आपको एक मोलरता की परिभाषा पढ़ाई थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या
तो देखो 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या, मतलब ये मोलरता भी दे रखी है। इसका मतलब एक फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं, पाई बराबर MST। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, S की जगह पर R भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चाहे ऐसे लिख दो या इसको कुछ लोग MRT, क्योंकि M एक प्रकार का, जो M है वो सांद्र शब्द है, इसलिए इसको कुछ लोग M को C से रिप्रेजेंट, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो CRT, ठीक है ना। तो ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला मोस्टली ये पूछा जाता है। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया है कि पराशर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई इक्वल टू MRT या CRT, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने कन्वर्ट कैसे बता दिया। अब मुझे न्यूमेरिकल के लिए भी सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में क्या है बेटा, हमने जो फॉर्मूला अभी लिखा पाई बराबर, इसमें कैसे करेंगे, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n को चेंज कर दें हम, देखो ध्यान से, ये n आपका है, इसको चेंज कर दें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में, तो पाई बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इंटू क्या, ये v पहले से है, देखो बन गया, बोला था वैसे ही बन गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू v लीटर में होगा, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी मोलरता बन जाएगा, इंटू ST। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रखना है, पाई बराबर वेट इंटू S इंटू T अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, ठीक है। इससे सारे आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे बहुत अच्छे से। मैं फिर से कह दूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मोस्टली 99% जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अणुसंख्या गुण धर्म होती है ना, वो 100% बोर्ड्स में पूछी ही जाती हैं। 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हैं, ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह दूं। नहीं, कुछ लोग गांव के लोग बोलते हैं कि हम दिल ठोक के बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, तो मैं भी दिल ठोक के बोल रहा हूं, दिल कहां ठोक देंगे यार, चूतिया हो क्या, ठीक है ना। मैं ये कह रहा था कि ये सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा, तो इसको स्किप मत करिएगा। न्यूमेरिकल भी मैं सारे कराऊंगा, इस पे से क्वेश्चन 3 या 4 बार आपके आंसर में पूछा गया है, इस पे से भी न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। इन डेटा को याद करके रखिएगा। क्वेश्चन है आपके R और S की वैल्यू क्या रखी है, तो फिर से बता दूं, जब भी आप बोर्ड्स का पेपर देंगे तो R और S की वैल्यू वहां पर रखी दी हुई होंगी, ठीक है ना। आप R और S की वैल्यू वहां से रख लीजिए, ठीक है ना। फटाफट मैं फिर से रिकॉर्डिंग करा दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। देख भाई, मैं बोल रहा था कि विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण का मतलब होता है किसी पदार्थ का ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना विसरण कहलाता है। अगर कोई भी विलायक के कण है, ठीक है ना, वो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा विलायक कण, लेकिन एक अर्ध पारगम झिल्ली बीच में पड़ जाए, उसके माध्यम से जा रहा है, तो वो परासरण कहलाएगा, ठीक है ना। और ऐसा दाब जो परासरण प्रक्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला कौन सा होता है, पाई V बराबर NST। पाई परासरण दाब, V आयतन लीटर में होगा, N मोल की संख्या होगी, S विलयन स्थिरांक होगा, T ताप होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पाई बराबर MRT भी कर सकते हो। MRT ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया, CRT भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल करना तो ये फॉर्मूले के नोट करिए, ठीक है ना। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड के वीडियो को पॉज करता हूं ताकि मैं दूसरा कुछ तैयार कर दूंगा आपका। चलिए, तो अगला टॉपिक बेटा हमारा क्या बचा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्वेश्चन ये होता है कि वाष्प दाब होता क्या है, तो वाष्प के द्वारा जो दाब क्रिएट किया जाता है वो वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। हम आगे बाद में बताते हैं आपको, लेकिन अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन कैसे सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं। देखो, फिर से मतलब होता है अवनमन का मतलब होता है कम, ठीक है ना। जैसे हम आपके सामने यहां पर क्या किया, एक प्योर विलायक ले लिया। ज्यादा फर्जी में नहीं समझना है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कोई फायदा नहीं है, जो बोर्ड्स में आएगा वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये विलायक है, ये आपका विलायक है, और विलायक कैसा होगा, ये शुद्ध विलायक है। अब क्या किया हमने, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया। क्या बन गया भैया, मेरा बन गया विलयन। तो क्या हुआ, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, P0, ठीक है ना। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो P0। जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो कितना मान लिया मैंने, PS। P0 का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS का मतलब होता है सोल्यूशन, मतलब विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है,
जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। फिर सुनो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, कम हो जाता है। इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अवनमन वर्ड बोला मैंने, आपेक्षिक नहीं बोला, मैं लिख दे रहा हूं पहले। जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं? इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इसका मतलब तो ये हुआ कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी नॉट है वो ग्रेटर देन पी एस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना, अच्छा आप मुझे बताओ, राउल्ट ने क्या बोला था कि राउल्ट ने जो डेल्टा पी होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलन्स के। यहां मैंने मोलन्स लिख दिया, ठीक है। अब डेल्टा पी बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पर, वो कांस्टेंट हमारा कौन सा होगा? पी नॉट इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि डेल्टा पी कितना हुआ आपका? ये क्या है? ये आपका डेल्टा पी होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स। अब इसकी बात करें तो ये जो इसको नीचे ले आएंगे तो जो ये होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू एक्स, ठीक। ये अब क्या हुआ कि अगर हम x को देखें, x का मतलब होता है विलेय और विलायक हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, देखो ये मोलन्स है, x आपका मोलन्स होता है। मोलन्स का अगर फॉर्मूला हम देखें तो होता है विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन बटे विलयन के मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक जो कैपिटल एन होता है वो विलायक के मोलों की संख्या होती है। क्लियर? तो एक फॉर्मूला चाहो तो ये, लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल आता है बोला जाता है कि एन बहुत कम है, इसकी तुलना में विलायक ज्यादा होगा। विलेय कम होगा तभी तो उसका वाष्प दाब ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। विलेय कम होगा तभी तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत कम है। तो यहाँ पर एन को हम नेग्लिजिबल मान देंगे, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला पूछा कहाँ जाएगा? ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं पी नॉट दिख रहा है कैसे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, देख भाई स्मॉल एन है विलेय का भार, इसका मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे? विलेय के मोल की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, विलेय मोल का बराबर होता है भार बटे अणुभार, विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है ना, इंटू अभी बटे में है तो बटे में विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। जो स्मॉल वाला होता है विलेय के बारे में बता, जो कैपिटल वाला होता है विलायक के बारे में बता रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल ऊपर चला जाएगा कैपिटल एम, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एन, ठीक। ये मेन फॉर्मूला, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, मेन फॉर्मूला आपको ये वाला करना है, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूं कि ये आपको डेफिनेशन रखनी है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मत करिए, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करना है, इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और एक बात सुनना, अगर इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा गया तो 3 मार्क्स का जाएगा और आपकी क्या बोलते हैं गजियां उड़ जाएंगी, नहीं क्वेश्चन कर पाए तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब पी नॉट माइनस पी एस, अब क्या क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं। देख भाई, जो पी नॉट
माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, नहीं पूरा यही होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक, सही लिखते हैं पहले इसको, आपेक्षिक अवनमन। ठीक, जो स्मॉल डब्ल्यू होता है वो विलेय का भार, ये जरूर लिखना क्योंकि इसी से बहुत कंफ्यूजन होगी। जो कैपिटल डब्ल्यू होगा वो विलायक का भार, जो कैपिटल एम होगा विलायक कण भार, जो स्मॉल एम होगा विलेय का अणु भार। ठीक है ना। अच्छा, मैं और लिख दूं, कहां पर क्या लिख दूं, यहीं पर दिखा नहीं देखो, ये लिखा दिख रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पर और लिख दूं बेटा, यहाँ जो पी नॉट होता है यहाँ दिख रहा है, जो पी नॉट है इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, जो जो पीएस आपका होता है ये विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है ना। मैं फिर से कह दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है तो ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, आपसे ज्यादा पूछेगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, आपको बताना होगा। जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फॉर्मूला होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एन। स्मॉल जो डब्ल्यू होगा वो विलेय के बारे में, जो कैपिटल वो चीज होगी विलायक के बारे में बताएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपने पढ़ क्या लिया, आपने दो चीजें आज पढ़ी। आपने पढ़ा परासरण दाब किसे कहते हैं, तो मैंने सिंपल एक फॉर्मूला परासरण दाब का आपको याद होना चाहिए, पाई वी बराबर एन एस टी। ठीक, या पाई बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी एस इंटू टी। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मूला क्या बताया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। ठीक है ना। तो ये सब फॉर्मूले आप याद करिए, हम कल और एक या दो दिन आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर जो अनुसंख्या गुणधर्म हो रहा है उससे कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक और बचता है असमान कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बेटा वो सेम होती है, बस आपको वन टर्म फैक्टर के बारे में मुझे बताना, वो बता दूंगा मैं आपको, काम मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद हम नया चैप्टर बहुत जल्दी एक या दो दिन के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट लेक्चर को एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल। अभी कोई भी क्लासेस आपकी मिस नहीं होंगी, डेली क्लास आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, टाटा।